आँखों में तेरे सपने, होठों पे तेरी बात, ये दिन तो कट जाता है, गुजरती नहीं रात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, आज हम सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं। इसमें लिखा है आंसर एनी 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 13 क्वेश्चंस विथ नेसेसरी कैलकुलेशंस। यहाँ पे कुल 9 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। कुल 13 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से 37 तक, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम 25 नंबर क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। ये 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द इक्वेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। कहना क्या है, करना क्या है इसमें। सबसे पहले जो यहाँ पे हमको कोएफिशिएंट दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, इसमें हमें जीरोस फाइंड करना है। तो फॉर जीरोस वी कैन राइट इज इक्वल टू 0। अब इसमें करना क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। यहाँ पे बीच में हमें 8x लाना है, 2 टर्म, इसको 2 टर्म में डिवाइड करना है। तो 15 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो 15 का होता है 3 इंटू 5, पता है 3 5 या 15, 5 और 3 प्लस करेंगे तो 8 आएगा। देखिए हम लिख के दिखाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसा करिए यहाँ पे 3 लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यह जो हमारा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यह 3 टर्म से 4 टर्म में डिवाइड हो गया। अभी क्या करेंगे, 2 टर्म का पेयर बनाते हैं, आपको पता ही होगा। तो x कॉमन लेते हैं, यहाँ बचा x प्लस 3 और इसमें 5 दिखाई दे रहा है दोनों में, तो 5 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 3 15 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में जो एक नंबर होती है उसको इसमें लिख दिया और बाहर वाले को हमने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 0 कर दिया। इसको मिटा देते हैं। आगे देखिए, आगे करना है हमको, एक बार x प्लस 3 को 0 के इक्वल करते हैं तो x इक्वल टू -3 आता है। दूसरी बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू -5 आता है। यहाँ पर 2 जीरोज हमें मिल गए, जीरोज हमारे हो गए -3 एंड -5। ये तो आपका आंसर हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि वेरीफाई भी करना है। देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे जो 2 रूट्स मिले हैं हमको, -3 और -5, आपको पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई a इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे b होता है तो -8 अपॉन a, इसका एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वही a होता है। इसका कोएफिशिएंट 1 है तो अपॉन में 1 लिखेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a होता है तो c इज इक्वल टू कितना है, 15 है, एंड a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो इसके भी अपॉन 1 रखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -8 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 15 आ गया। अभी दूसरा हम करते क्या है, ये क्या है, ये सम है, सम ऑफ जीरोस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस। तो इसको हम यहाँ से डायरेक्ट करके करते हैं और देखते हैं क्या इन दोनों के इक्वल आ रहा है। क्या आ जाएगा तो वेरीफाइड हो जाएगा। देखो पहले हम इनको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो -3 -5 इज इक्वल टू -8। देखिए ये एडिशन में बराबर आ गया। और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, -3 इंटू -15 इज इक्वल टू, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में आपको पता होगा प्लस होता है और 5 3 जा 15। देखो ये जो यहाँ पे -8 आया था, 15 यहाँ भी -8 प्लस 15 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose जीरोस आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सम दिया है, सम का मतलब जीरोस के सम है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 गिवन। एंड सेकंड नंबर इज, इसका है क्या, प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 दिया है। हमको फाइंड क्या करना है, बनाना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फार्मूला होता है वह होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होता है। इसमें रख देते हैं तो पॉलिनोमियल बन जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर तो यही रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -3 है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है, 2। इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, बाहर लाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो +3 हो जाएगा, 3x + 2। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें यहाँ इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसके दो रूट फाइंड करने हैं। यानी अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि दिया गया है 2x² - 5x + 3 = 0, इसके दो रूट मिलेंगे। क्योंकि हमने कल बताया था आपको कि कोई भी अगर यहाँ पे जो वेरिएबल है इसके ऊपर जो सबसे बड़ी पावर होती है, अगर सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसके 2 ही रूट मिलेंगे हमको, वही दो रूट हमको फाइंड करना है। करेंगे क्या, देखिए 2x² वही रहेगा, -5 की जगह -2x एंड -3x + 3 = 0 कैसे होगा, हमने बताया आपको ये जो कांस्टेंट होता है इसका फैक्टर करते हैं और जो x² का कोएफिशिएंट होता है उसका फैक्टर करते हैं। इन दोनों को एडजस्ट करते हैं, बीच में -5 दो टर्म में आ जाए, इसको प्लस करने पे -5 आ जाए। देखिए 2 × 1 = 2 और 3 × 1 = 3, तो देखिए -2 - 3 मिल क्या होगा -5। चूँकि यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देते हैं x, तो हमारा हो गया -2x - 3 जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 4 हो गए, 3 टर्म्स से 4 टर्म्स में ये डिवाइड हो गया। अब दो टर्म्स का बना लेते हैं, हम पेयर बना लेते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारा 2x, तो x - 1 - 3 x - 1 = 0। x - 1 and 2x - 3 = 0. At the first we have to the equal of x - 1 to 0, means we have to write x - 1 = 0, then x = 1 प्लस, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो प्लस हो जाता है। यहाँ पर देखिए 2x - 3 = 0, 2x = 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में आएगा एंड x = 3/2। यहाँ पे दो हमारे रूट मिल गए, दोनों रूट, पहला रूट हमारा 1 है और सेकेंड रूट हमारा 3/2 है। क्वेश्चन नंबर 28, विच टर्म ऑफ द AP3, देखिए AP दिया गया है 3, 8, 13, 18 डैश इज 78, मीन्स सबसे पहले हम AP लिख लेते हैं। AP जो हमारा दिया गया है वो है हमारा 3, 8, 13, 18 एंड डैश। यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है, विच टर्म ऑफ द AP, इतना AP दिया है। AP हमारा कितना है, AP हमारा हमको दिया गया है 78 दिया गया है। क्या दिया गया है, 78 दिया गया है। तो पूछ रहा है टर्म, तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म विल बी 78। तो 78 कौन सा टर्म होगा ऐसा पूछ रहा है। 78 जो दिया है इसके अंदर वो कौन सा टर्म होगा यही हमको पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से a = 3 एंड d = 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब करेंगे क्या, हमको फॉर्मूला पता है an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू हमको पता है क्या है, 78 है, = 3 + n - 1 × 5। 78 माइनस इसको लाएंगे इधर तो -3 हो जाएगा, = n - 1 × 5। अब इसको माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 75 = n - 1 × 5। देखिए 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। क्या आएगा, 15। तो n - 1 = 15 एंड n = 15 + 1, n = 16। यानी 16th जो टर्म होगा क्या होगा, 16th टर्म विल बी 78। ये आपका आंसर हो गया 16th टर्म। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 डैश मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। कह रहा है कि ये जो AP हमारा है इसमें कुल कितने टर्म्स होंगे, यानी कि n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, जिसमें सम ऑफ जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स के जो सम है वो सम हमको दिया है 636। मैं एक बार देख लेता हूँ, 636 ही है, हाँ बराबर है। तो देखिए अगर सम का दिया रहे तो सम का फॉर्मूला लगा लेने का, Sn = n/2 2a + n - 1 × d बराबर Sn की वैल्यू है 636 = n/2, ठीक है, 2 × n। a की वैल्यू क्या है हमारा 9
प्लस n-1 और d की वैल्यू हो जाएगी 17 में से 9 जाएगा तो 9 और 8 17 होता है ना, तो यहाँ 8 बचेगा हमारा आएगा। तो हो जाएगा हमारा 636, 2 किधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n 2 9 18 प्लस n-1 इंटू 8, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको रहने दीजिए ऐसे ही, 36 इंटू 2 इज इक्वल टू n, हाँ 18 प्लस 8 का मल्टीप्लाई n में तो 8n एंड 8 का मल्टीप्लाई 1 में तो 8 1 जा 8 -8। एक बार और इसको हम सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू n, यहाँ पे लिखेंगे 8n प्लस 10, क्यों? क्योंकि 18 प्लस से -8 है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। अब क्या कर लेते हैं हम, 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8n स्क्वायर प्लस n का मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 10n हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये इसके साथ जाएगा तो -636 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। सब में 2 कॉमन है तो हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 2 5 या 10 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। या लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। 2 को उधर ले जाएंगे, 0 में डिवाइड होकर कट जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। करेंगे क्या, 636 जो है इसका हम फैक्टर कर देते हैं। 636 का फैक्टर करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 53 1 जा 53। अब यहाँ पे जो होता है n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसका भी हमें फैक्टर करना होता है। तो मतलब 4 का फैक्टर करेंगे 2 × 2 आएगा। हमको लाना है बीच में 5n, ध्यान दीजिए 5n लाना है। तो देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48। तो अगर यहाँ 53 बचा तो 53 में से 48 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है ना, प्लस में तो हो गया। अब क्या करें, 53 और 48 को ध्यान में रखिए आप। करेंगे क्या हम, देखिए 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन ले लेते, कुछ कॉमन नहीं है, n कॉमन दिखाई दे रहा है तो n कॉमन लीजिए तो बचेगा 4n प्लस 53 एंड यहाँ पे 12 कॉमन लेते हैं तो 4n प्लस 53 बचेगा, डिवाइड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको करेंगे तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -53/4। पहली बात तो ये माइनस में आ गया, ये कोई टर्म होगा ही नहीं, क्योंकि माइनस में आ गया तो कोई टर्म नहीं है और अपॉन में आ गया तो भी कोई टर्म नहीं है। हम इसको लेके सॉल्व करते हैं, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 12। इसका मतलब टर्म्स की जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हमारा क्या है, 12 है। क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। इसमें हमें फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए रोम्बस है तो रोम्बस का जो शेप होगा वो इस तरह से बनेगा, ये रोम्बस होता है, ठीक है। यहाँ पर ए है, बी सी एंड डी, 4 इसके वर्टिसेस हो गए और ए का जो क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ, जो दिया गया है कोऑर्डिनेट्स वो है 3 0, इसका है 4 5, सी का है -1 एंड 4 और इसका होता है -2 -1। हमें इसमें देखिए यहाँ पे हम इसके 2 वो ले लेते हैं, ये हम डायगोनल्स 2 ले लेते हैं, ठीक है, ये 2 डायगोनल्स हो जाते हैं। अगर एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। बस अब समझिए क्या, इसमें हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी होगी, डायगोनल्स फाइंड करनी है, दोनों डायगोनल्स, मतलब दोनों डायगोनल्स क्या, AC एंड BC। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, AC इज इक्वल टू हो जाएगा, हम जानते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये x1 होगा y1 x2 और y2, तो 3
-1, जब 3 - 1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा +1, और 3 और +1 मिलके 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर 16। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 0 को इसमें प्लस करेंगे तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, रूट में 32। क्या हो जाएगा? रूट में 32। अगर इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो 4√2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 4 को अंदर ले जाएंगे तो 16 होगा, 16 का ही तो 4 बाहर निकलेगा, तो 16 2 जा 32 हो गया। दूसरा हमारा ये डायगोनल है BD है, तो BD में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये भी होगा x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2 मतलब 4 माइनस और -2 है तो +2 हो जाएगा, 4 2 मिलकर 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 - 5 + 6, 6 6 जा 36 हो गया, रूट में 72। रूट में 72। अब क्या करेंगे? 36 जो 2 जा, इसको अगर ऐसा करना है ये समझाना, तो BD = रूट में 36 × 2, 36 2 जा 72 होता है, 36 का स्क्वायर रूट होता है, BD = 6 होता है, रूट में 2 आ गया। ये दोनों हमको मिल गए, दोनों डायगोनल हमको यहाँ पर मिल गए, AC एंड BD। अब इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं, क्या होगा? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या है? 4√2, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6√2, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 4 6 जा 24 इंटू √2 में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, बचता है हमारा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हो गया 24। यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि इसका कोई यूनिट दिया नहीं है तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A65 एंड B45। देखिए कह क्या रहा है यहाँ पर, ये लाइन को ज्वाइन करने के 2 पॉइंट है, एक तो हमारा A है, दूसरा हमारा B है। A और B इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मिड पॉइंट कुछ भी होगा, C होगा, D होगा, जो भी मानना है आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। A का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 6 5 और B का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4 और 5। देखिए मिड पॉइंट के लिए कुछ होता नहीं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। मिड पॉइंट के लिए होता क्या है? अगर x लेते हैं तो x = x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। देखिए x = ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, तो 6 + 4 6 + 4/2 = 10/2 मीन्स x = हो जाएगा 5। मतलब कैसे? 2 5 जा 10 बराबर। अब y देखिए, y = हो जाएगा y1 + y2 यानी 5 + 5 + 5/2 = 10/2 = 5 यानी y = क्या हो गया हमारा 5। तो हो गया, इसका मान लेते मिड पॉइंट C है, तो C का जो कोऑर्डिनेट है वो हमको 5 और 5 मिल गया, तो मिड पॉइंट जो है हमको 5 और 5 मिल गए। क्वेश्चन नंबर 32, इफ सेक थीटा = 13/12 फाइंड कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। आपको पता ही राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ABC इसको हम मान लेते हैं। ये हमारा एक एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे हम थीटा रख देते हैं, ठीक है। अब इसके सामने का ये परपेंडिकुलर होता है, ये नीचे वाला बेस होता है, ये हमारा हाइपोटेनस है, आपको पता होगा। एक फार्मूला है PBP/HHP, मीन्स ये तो आप पढ़े भी होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। P से परपेंडिकुलर, B से बेस और P से परपेंडिकुलर, यहाँ पे S से हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो आइए सेक थीटा देखते हैं। सेक थीटा = क्या है? देखो सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट। तो साइन ये होता है, ये कॉस होता है, ये कॉस वाला पोर्शन है, ठीक है। तो कॉस से बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो जो हमारा सेक होगा वो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। मतलब 13 क्या है हमारा हाइपोटेनस है और जो 12 है वो हमारा क्या है बेस है। हमको परपेंडिकुलर निकाल लेना है, परपेंडिकुलर यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो BC = हो जाएगा रूट, देखिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। तो 13 का स्क्वायर
माइनस 12 का स्क्वायर, देन बी सी इज इक्वल टू 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 एंड वी हैव टू राइट बी सी इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा बी सी, यानी कि इसकी और डिस्टेंस हमको मिल गई। अब क्या निकालना है हमको, कॉस थीटा का वैल्यू लिखना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए कॉस होगा बेस अपॉन हाइट, यहीं से मिलेगा बेस अपॉन हाइट यानी 12/5 हो गया, बेस अपॉन हाइट, सॉरी हाइपोटेनस गलत हो गया, बेस अपॉन हाइट नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनस शायद 13 होगा, 12/13। दूसरा क्या है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाए, देखिए साइन, ये साइन होगा, साइन का ये मान है, वैल्यू है। तो साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन का उल्टा जो अपोजिट जो होता है कोसेक होता है, तो मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस माने 13 अपॉन परपेंडिकुलर, पर ये परपेंडिकुलर है यानी कि 5। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 है प्रूव द रिजल्ट। दोस्तों अगर वीडियो एक बार क्वेश्चन एक बार समझ न आए तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप फ्री हैं, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आप तो खुद ही समझदार हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। प्रूव द रिजल्ट सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे दो साइड दिए रहते हैं, आपको पता होगा ये इक्वल के लेफ्ट का जितना भी पार्ट है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, ये राइट इधर दाहिने वाली साइड को राइट हैंड साइड कहते हैं। तो राइट हैंड साइड 1 लाना है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो समझिए हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। देखिए यहाँ लिखेंगे हम सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए। अब क्या करेंगे, सेक ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए। सेक ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस ए, tan की वैल्यू होती है साइन ए अपॉन कॉस ए। ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसलिए ऊपर को हम ऐड कर सकते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए। कॉस ए को उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए यहाँ पे है और 1 प्लस साइन ए यहाँ पर है, ठीक है। एक फार्मूला आपको पता होगा कि ए माइनस बी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर भी ए माइनस ए है, यहाँ ए प्लस बी है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 और साइन का साइन में स्क्वायर होगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आप जानते होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए पहले से है, दोनों कैंसिल आउट होंगे। 1 मीन्स राइट हैंड साइड आ गया ना, राइट हैंड साइड के बराबर 1, इसकी वैल्यू 1 आई थी, यहाँ भी राइट साइड 1 तो हमको प्रूफ करना था। यहाँ हम नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 34 है द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक टावर है, सपोज दैट टावर को हमने ए बी मान लिया, ठीक है। अब इसका जो फुट पॉइंट है यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर दूरी पर, 30 मीटर की दूरी से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि यहाँ से देखने पर एक इसका जो टॉप पॉइंट है, यहाँ से इसके टॉप वाले पॉइंट को देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, वो हमारा बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। इसको सी मान लीजिए। तो यही टावर है, तो इसी की हाइट पूछ रहा है। देखिए कुछ करना नहीं इसमें, वैसे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिखना है। लेट ए बी अ टावर, ठीक है। पॉइंट सी इज एंगल ऑफ एलिवेशन
एलिवेशन टू टॉप ऑफ टावर BC इज इक्वल टू 30 मीटर, AB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करना नहीं है, देखिए जो हमको फाइंड करना होता है उस साइड को और जो साइड दिया रहता है इन दोनों में जो रेशियो होता है वही हमें ट्राइग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज होता है उसी को हमें लगाना होता है। तो यहाँ पर इसे हम ये 90 डिग्री होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस है क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस हमको दिया है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वह होता है हमारा tan थीटा में आता है। किस में आता है? tan थीटा। तो हो जाएगा हमारा tan थीटा जगह 30 है इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB हमको फाइंड करना है, BC हमको दिया है 30 मीटर, बराबर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो √3 इंटू AB इज इक्वल टू 30 1 जा 30 मीटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी करेंगे क्या, AB इज इक्वल टू 30 मीटर, इसको ट्रांसपोज करके राइट साइड ले जाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा। नीचे √3 है तो इसको हटाने के लिए हमें डिनोमिनेटर थ्योरम का यूज करना है, तो √3 का नीचे और √3 का ऊपर हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो हो जाएगा हमारा AB इज इक्वल टू 30 √3 मीटर। देखिए रूट का रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट के वो नंबर बचती है, 3 10 जा 30। AB इज इक्वल टू 10 √3 मीटर हो जाएगा। यही हाइट ऑफ टावर है। क्या है ये? हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना है? 10 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, अ vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 30 cm. Find the inner surface area of the vessel. देखिए इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल हमको फाइंड करना है, इसके लिए हमने आपको बना दिया। मान लीजिए ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इस पर एक हेमिस्फीयर जैसा एक हॉलो हेमिस्फीयर यहाँ पे लगा बना हुआ है, यहाँ पे इसके साथ ये माउंटेड है, ठीक है। और इसका जो ये है इसको क्या बोलते हैं? इसे हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर और टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यानी कि इस सिलेंडर के साथ साथ जो ये हेमिस्फीयर है इसको लेकर पूरी हाइट यहाँ पे 13 सेंटीमीटर बनी है। तो टोटल जो है इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें करना क्या है, एक बार हम सिलेंडर का निकाल देते हैं और हेमिस्फीयर का निकाल देते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं तो टोटल वेसल का हमको जो है एरिया मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो हाइट है हमारी, क्या है? हाइट है, उसको निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन कितना हो जाएगा? सिलिंड्रिकल पोर्शन का हो जाएगा 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 नहीं होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। कैसे? देखिए ये इसका क्या है, ये इसका डायमीटर है, मतलब जब डायमीटर है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगी। अब ये 7 है तो इस तरह से बनता है ना, देखो जो 7 रेडियस होती है उसी से तो सर्कल बनता है। अगर इसे बनाएंगे तो हम 7 से ही बनाएंगे, इस तरह से आएगा। मतलब यहाँ पे हम अगर इस अपने कंपास को रखते हैं तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं तो ये 7 हो जाता है। तो जो 7 है ना, ये जो पूरा ऊपर का होता है ना, ये 7 इतना 7 होता है। क्या होता है? इतना 7 होता है। तो इतना हम निकाल देते हैं, इतना माइनस कर देते हैं, ये 7 माइनस कर देते हैं पूरे 13 में से, तो इतना जो हमारा बचता है वो 6 बचता है, ठीक है। वैसे तो जो हमारा 6 हाइट है, थोड़ा सा ये बड़ा होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसलिए आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम। इस तरह से हो सकता है ये, ठीक है ना, इस तरह से ये हो सकता है क्योंकि ये वाला बड़ा है और ये वाला क्या आएगा? छोटा, इसकी हाइट 6 आ जाएगी। अब देखिए हमें करना क्या है, अब निकाल देंगे हम एरिया, निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। ऐसा टाइप करते हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर। तो एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाता है कर्व 2πRH।
तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की तो 7 यहाँ से मिली है, तो 7 इंटू हाइट कितना 6, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 से 7 कट गया तो 22 इंटू 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24 कैरी 2 12 2 जा 24 और 226 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल पोर्शन। इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 7 से 7 कट हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 22 और 7 2 जा 14 14 2 जा 28 कैरी 2 14 2 जा 28 और मिलकर 30 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब टोटल पूछ क्या रहा है, मैं आपको बता दूं, पूछ रहा है कि इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल टोटल का। तो देखते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, किसको 264 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन वी गेट 8 और 4 12 617 32 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन 36 है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, किसका, वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। कुछ दिया है हमको, बता देते हैं भी, आपको समझ में आ जाएगा। हमको दिया है सम ऑफ रेडियस एंड हाइट, मतलब r प्लस एच कितना दिया 37 सेंटीमीटर बराबर। अब हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर प्लस एच। लेकिन हमको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया भी दिया है, कितना दिया 1628, यहाँ लिख देते हैं 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहाँ पे लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर वहीं पे हम 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि ये हमको दिया है, सरफेस एरिया इसकी दे दिया गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पाई आर और आर प्लस एच कितना है 37 सेंटीमीटर। देखिए अभी करेंगे क्या हम, 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर इंटू 37 सेंटीमीटर, इससे 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। अभी करेंगे क्या हम, आर की वैल्यू फाइंड करना है, तो आर इज इक्वल टू 1628। इन सबको उठा के इसके साइड ले जाएंगे, तो जो ऊपर है मतलब 2 ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, 22 नीचे हो जाएगा, 37 नीचे हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा ऊपर। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर हमको मिलता है 7 सेंटीमीटर। कितना मिलता है 7 सेंटीमीटर। और नहीं तो देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको, 2 से कट करिए, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 से इसको काटिए, 2 11 जा 22, 2 4 जा 8, 0 2 7 जा 40। मैं काट के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और 11 3 जा 30, 3 7 7, 11 7 जा 37 कट गया, बचा क्या हमारा 7 बचा, आया ना। आर की वैल्यू हमको मिल गई 7 सेंटीमीटर। अभी हमको निकालना किसका है, एच की वैल्यू निकालना है। देखिए हाइट हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा जो 37 आर प्लस एच दिया है, तो यहाँ आर की वैल्यू क्या रख देंगे हम 7 रख देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए एच निकाल देते हैं, देखिए ऐसा करेंगे, आर प्लस एच इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू हमको मिल गई 7 सेंटीमीटर प्लस एच इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर।
h इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू हमको मिल गया 30 सेंटीमीटर। ये h की वैल्यू आ गई। अब हमको लास्ट में पूछ क्या रहा है, ये सब हमको करना पड़ा h और r की अलग अलग वैल्यू फाइंड करने के लिए भाई, क्योंकि r और h की जब तक अलग से वैल्यू फाइंड नहीं होगी तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वह ये होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि r और h हमको मिलता कहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एडिशन दिया था, दोनों का ऐड दिया, सम दिया था, और हमको अलग अलग निकालने के लिए ये सारा जो क्रियाकलाप है हमको करना पड़ा। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी मिली है, आर की वैल्यू हमको 7 सेंटीमीटर मिला, तो 2 पावर है तो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 बार 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं, एंड एच की वैल्यू 30 सेंटीमीटर हो गया। 7 से 7 कट गया तो देखिए 22 3 जा 66, जीरो लगा देंगे इंटू 7 कौन लगा देंगे, 7 0 0, 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 मिल के 46 हो गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आ गया हमारा वॉल्यूम। क्या आ गया, वॉल्यूम। यही आपका आंसर है। दोस्तों इस सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है 37। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशन सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 625, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 100, फाइंड द मीन। सब कुछ दिया है, डायरेक्ट फार्मूला में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है, ये हो जाएगा मीन इज इक्वल टू, इसको हम एक्स बार भी लिखते हैं तो हो जाएगा 625 अपॉन 100, और 100 का डिवाइड करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। यही हमारा मीन होता है। तो दोस्तों आज ये जो पेपर 3 का सेक्शन बी है वह पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।